प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स और एलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। क्योंकि इस सीरीज में अगर आप लोग लगातार इसको देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने लगभग एक साल का करंट अफेयर आपको पूरा रिवाइज करा दिया है। इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी रिवाइज करा दी है, साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसको भी रिवाइज करा दिया है। अभी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी भी इसके साथ साथ चल रहा है। तो इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड बताता हूं, ताकि आप वैसे प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर सकें जिनके बारे में आपकी जानकारी सीमित है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, पोलो के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, ये बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं प्रश्न पढ़ते जाऊंगा और आप लोग खुद से सही और गलत का अनुमान लगाते जाएंगे स्टेटमेंट का, ठीक है। फिर लास्ट में जो ऑप्शंस होंगे उनका आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद चूंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता लग ही जाएगा। अब देखिए, ओलो के निर्माण के संबंध में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है कि पक्षाभ स्तरीय बादलों, पक्षाभ स्तरीय बादलों। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि प्रश्न का जो भी मैं अगर कुछ हाईलाइट कर रहा हूं, मेरा पेन जहां पर रुक रहा है वहां पर थोड़ा आपको सोचना है कि क्या वो सही है या गलत है। तो पहला है कि पक्षाभ स्तरीय बादलों द्वारा ओलों का उत्पादन किया जाता है, जो आमतौर पर बड़े और गहरे रंग के होते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। आप लोगों ने ये सोच लिया होगा कि पहले स्टेटमेंट में सही क्या है और गलत क्या है। आइए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि ओलों का निर्माण तब होता है जब हवाएं पानी की बूंदों को ऊंचाई तक ले जाती हैं, जब हवाएं पानी के बूंदों को ऊंचाई तक ले जाती हैं जहां वे बर्फ में जम जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट मैंने पढ़ लिया, आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, ग्रेपल या तुषार हिम के विपरीत जो बड़े और अपारदर्शी होते हैं, ओले ज्यादातर पारदर्शी बर्फ के बने होते हैं और व्यास में 5 मिलीमीटर और 15 सेंटीमीटर के बीच मापते हैं। ऊपर दिए गए में से कौन सा गलत है। अब एक बात चूंकि बार बार आपको सावधान करते रहता हूं मैं कि ऐसी एक भी गलती एग्जाम हॉल में आपसे एक या दो क्वेश्चन गलत करा दे, वैसी गलती कभी नहीं करनी है। और वो गलती है कि जैसे सही या गलत दिखे उसको घेर देना है। इससे आपके एक या दो प्रश्न बेसिकली गलत होने से बच जाते हैं। तो इससे जरूर बच के रखना है, अपने बचा के रखना है। तो मैंने ये पूरे स्टेटमेंट पढ़ लिए। अब आप लोगों ने इसका अंदाजा लगा ही लिया होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है। तो अब मैं इसको बता देता हूं कि इनमें से ओलो के बारे में आप लोगों की जानकारी कितने आई है, देख लेते हैं। ये देखिए, बेसिकली ओले का फॉर्मेशन है। होता क्या, हम सभी जानते हैं कि एक स्नो लाइन होता है। स्नो लाइन का मतलब है कि पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ने के साथ एक टाइम पर, एक स्तर पर जब ऊंचाई एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाती है तो उसके बाद अगर कोई जल की बूंद पहुंचती है हवाओं के माध्यम से, तो उसके बाद वो जल की बूंद संघनित होकर के बर्फ के रूप में तब्दील हुई, उसको हम कहते हैं स्नो लाइन। तो ये अगर स्नो लाइन है तो स्नो लाइन के ऊपर क्या बन रहा है, बर्फ का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे बर्फ का फॉर्मेशन हो रहा है, संवहनीय तरंगों के माध्यम से। हम सभी जानते हैं कि जब गर्मी जहां पर अधिक पड़ती है, सूर्य की किरणें जब बहुत तेज चमकती है तो वहां पर हवाओं को गर्म कर देती है। और जब हवाएं गर्म होती है तो ठंडी होती है, हल्की होती है। और जब हल्की होती है तो ऊपर उठती है। तो जब हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठती हैं तो फिर नीचे एक खाली स्पेस बन जाता है। उस खाली स्पेस को भरने के लिए दूर में कहीं अगर ठंडी हवा है तो बहुत जोर से आती है। जैसे अगर आप इसको समझेंगे, अगर यहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा है तो लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर होगा तो हवाएं क्या होंगी, गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। अब दूर अगर कहीं
ठंडी हवा है तो वो क्या करेगी, यहां पर अगर जो खाली स्थान बना लो प्रेशर का उसको भरने के लिए दूर से दोनों साइड से वापस आएगी यहां पर। लेकिन यहां चूंकि सनलाइट रेगुलर पड़ रहा है तो वह हवा भी, वहां तो ठंडी थी लेकिन यहां आते आते वह भी गर्म हो जाएगी, तो फिर वह भी ऊपर उठ जाएगी। तो अब ऊपर तो उठ रही है लेकिन हवा जब ऊपर उठ रही है तो हवा अपने साथ क्या कर रही है कि जो उसमें नमी है, जो जल की बूंदे हैं, उन जल बूंदों को भी क्या कर रही है, धीरे धीरे ऊपर उठा रही है। तो वह जल बूंद जब इस लाइन को पार करते हैं तो इस लाइन को पार करने के बाद हवाएं क्या होने लगती हैं, ठंडी होने लगती है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर घटता है तो ठंडी होने लगती है। तो वो जल का बूंद भी ठंडा होते होते संघनित होने लगता है और ओलों के रूप में फॉर्मेट होने लगता है, बर्फ के रूप में इकट्ठा होने लगता है, संघनित हो जाता है। अब बर्फ के रूप में संघनित हुआ तो भारी हो गया, बर्फ अगर बनने लगा तो भारी होने लगा। अगर भारी होने के बाद यहां की जो हवा है वह उसका वजन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वो नीचे की ओर गिर जाएगा, ठीक है, और नीचे की ओर गिर जाएगा और धरती पर गिर जाएगा। तो ये क्या हो गया, छोटी छोटी बर्फ की चट्टानों का गिरना हो गया। लेकिन अब एक कंडीशन ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि अगर यही चीजें कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि एक साथ ठंडी हवा और गर्म हवा किसी भी क्षेत्र में आपस में आकर के टकरा जाए। अब सोचिए वो एक कंडीशन है कि ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में आकर के टकरा गई तो दोनों टकराएगी तो क्या हो जाएगा, बहुत तेज गति से आपस में घूमने लगेगी। ये ठंडी और गर्म हवा आपस में जब टकरा रही है तो बहुत तेज गति से गोल गोल घूमने लगी, गोल गोल घूमने लगी तो गर्म हवा क्या कर रही है, हवा को ऊपर उछाल रही है और ठंडी हवा क्या कर रही है, हवा को नीचे दबा रही है। तो ऐसे में अगर ये बहुत बड़े वायु राशियां हैं, मतलब बहुत अधिक मात्रा में गर्म और ठंडी हवा आपस में अगर टकरा गई तो बहुत देर तक घूमती रहेंगी और उनकी ऊंचाई भी बढ़ती जाएगी और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, वो नीचे से बहुत अधिक, चूंकि गर्म हवा क्या है, बहुत अधिक मात्रा में जल की बूंदों को ऊपर ले आएगी तो जल की बूंदें उतनी अधिक इस स्लो लाइन के ऊपर पहुंच करके क्या होंगी, संघनित होती जाएंगी। संघनित होकर के वो नीचे गिरेंगी, लेकिन नीचे गिरेंगी तो यहां जैसे ही गिरा वहां फिर से गर्म हवा ने, क्योंकि बहुत अमाउंट ज्यादा है गर्म हवा का, तो गर्म हवा ने फिर उसको ऊपर फेंक दिया तो फिर ये जो बर्फ का गोला था वह फिर ऊपर उछल गया, फिर ऊपर उछल गया, फिर ऊपर गया तो फिर थोड़ी उस पर और बर्फ जम गई, अब की बार भी नीचे गिरा, फिर गर्म हवा ने उसको ऊपर उछल दिया। तो इससे हो क्या रहा है कि अब उस पर बर्फ की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि यह गर्म हवा अब इस बर्फ के बड़े गोले को ऊपर नहीं उछाल पाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो बर्फ का बड़ा गोला बहुत तेजी से जमीन पर, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओलावृष्टि, ठीक है। अब ये ओलावृष्टि हमने समझ लिया। अब यहां पर देखिए जो ये बादल बनते हैं ओलावृष्टि में, यहां चूंकि तत्काल गर्म हवा इनको सप्लाई करती है, किसकी, जलवाष्प की सप्लाई करती है, तो ये जो बादल बनते हैं इनको कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अब ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का मतलब है, क्यूमुलो मतलब बहुत बड़ा सफेद, एक बहुत बड़ा सफेद बादल क्यूमुलो हो गया, और निम्बस का मतलब वैसा बादल जिसमें जल भरा हुआ है। तो क्यूमुलोनिम्बस मतलब बहुत बड़ा बर्फ, बादलों का झुंड जो कि बहुत तेज गति से बरसात करने वाला है। तो इस क्षेत्र में बहुत तेज गति से बरसात भी होती है और बड़ी बड़ी मात्रा में ओलावृष्टि भी होती है, ठीक है। तो ये तो हम समझ गए। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि पक्षाभ स्तरीय बादल, तो यहां पर आपने जैसे ही प्रश्न को पढ़ा और बादलों का नाम आपको दिख गया, किसी भी बादल का नाम दिख गया, तो यह क्या हो गया, एक स्पेशल फैक्ट हो गया। तो फैक्ट जैसे ही होता है उसके गलत होने की संभावना होती है। ओला का उत्पादन किया जाता है इसके द्वारा, तो जैसे ही पक्षाभ स्तरीय, तो हमने देखा कि पक्षाभ स्तरीय नहीं थे, ये क्यूमुलोनिम्बस बादल थे, पक्षाभ स्तरीय बादल नहीं थे। ओलों का निर्माण तब होता है जब हवाएं पानी के बूंदों को ऊंचाई तक ले जाती है। तो ये हमने वही देखा था कि हवाएं क्या कर रही है, पानी के बूंदों को बहुत तेज गति से ऊपर ले जा रही है और जहां में बर्फ में जम जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। तो कह रहे हैं गलत, तो जहां भी 2 होगा वो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब 1 और 3
आंसर हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है कि ग्रेपल या तुषार हिम के विपरीत जो बड़े और अपारदर्शी होते हैं, मतलब कि जो ग्रेपर होता है वो अपारदर्शी होता है। हमारे यहाँ हमने देखा है कि जो हिमकण गिरते हैं, जो बर्फ की चट्टानें गिरते हैं, क्या वो पारदर्शक होती हैं? नहीं, उनको आप देखिएगा तो व्हाइट दिखेंगी, लेकिन उसमें आप उनको आर पार नहीं देख सकते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा गलत है और सेकंड सही है। चीजें क्लियर हुई? चलिए बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इधर देखिए, अल नीनो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर, चूंकि अल नीनो से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और उम्मीद रहता है कि हाँ, या तो किसी वर्ष यूपीएससी अल नीनो से पूछेगा या ला नीनो से पूछेगा या फिर इंसो से पूछेगा। तो इन तीनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है इंडियन ओशन, जो बाइपोलर सिस्टम हो जाता है। तो एक ही इंडियन ओशन में ही द्वैध स्थिति पैदा हो जाती है। एक ही साइड में इंडियन ओशन में गर्म जल की क्षेत्र बन जाती है और एक साइड में ठंडे जल की क्षेत्र बन जाती है। तो यह भी एक कंडीशन है, इसको चूंकि हमने पीछे क्लास में डिस्कस किया है तो आप लोग उसको देख सकते हैं। तो यहां हमारा प्रश्न है अल नीनो के बारे में। अब अल नीनो के बारे में आइए देखते हैं, आपके नॉलेज का टेस्ट करते हैं कितना आपको जानकारी है इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट, अल नीनो एक जलवायु स्वरूप है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। अब पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है। सेकंड पढ़ता हूं, अल नीनो परिघटना या घटना एक नियमित चक्र नहीं है, यह पूर्वानुमानित नहीं होती है और 2 से 7 साल के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती है। सेकंड स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ लिया, अंदाजा हो गया होगा आप लोगों को। आइए थर्ड पे आते हैं। अल नीनो को आमतौर पर भारत में मॉनसून वर्षा को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अब कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा गलत है? भाई गलत और सही को हर हाल में घेर के रखना है, ये बात आप लोग जरूर दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। अब ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ लिया, आप लोगों ने इसका सही और गलत का अंदाजा लगा लिया होगा, आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। आइए अब आपका चेक करते हैं कि आपका नॉलेज कितना सही है। यह देखिए एक परिघटना है प्रशांत महासागर में, बेसिकली दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ पैसिफिक में, ठीक है। साउथ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ पैसिफिक नहीं, साउथ पैसिफिक ओशन में होता क्या है कि जो साउथ अमेरिका का पश्चिमी तट है, साउथ अमेरिका का पश्चिमी तट, यहां पर गर्म जल धाराएं या गर्म जल की आपूर्ति बढ़ जाती है, गर्म जल की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो गर्म जल की आपूर्ति में वृद्धि होती है यहां पर, तो क्या होगा, यहां पर जब गर्म जल बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, यहां देखिए, अगर गर्म जल यहां पर बढ़ेगा, यह साउथ अमेरिका का तट है, तो यहां पर जब गर्म जल बढ़ेगा तो यहां पर वाष्पीकरण होगा, होगा ना। जब गर्म जल आता है तो सतह को भी गर्म कर देगा, हवाएं भी गर्म हो जाएंगी, तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाएंगी, वर्षा होने लगेगी। तो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर अल नीनो के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है, लेकिन इससे इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि यहां पर जब गर्म जल है तो हवाएं भी गर्म है, तो यहां पर जो ठंडी जल है वो क्या करेंगी, बहुत तेजी से इस, या ठंडी हवाएं जो है वो बहुत तेजी से इस गर्म जल को या गर्म हवाओं को क्या करेंगी, रिप्लेस करने के लिए दौड़ेंगी। तो ऐसे में यहां पर ऑस्ट्रेलिया के आसपास और इससे सटा हुआ यहां पर इंडिया भी है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से हवाएं भाग करके कहां चली जाती है, साउथ अमेरिका के तट पे। तो अब भारत में जिन हवाओं को जाकर के वर्षा कराना था, वह हवाएं भारत में नहीं जाकर के कहां घूम गई, वो चली गई साउथ अमेरिका की ओर। तो इससे क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में वर्षा की मात्रा में क्या हो जाती है, वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है, वर्षा की मात्रा में कमी। तो ये घटना कहलाती है अल नीनो की घटना। यह सामान्य परिघटना नहीं है, यह कभी कभी 2 से 7 वर्षों पर कभी कभी होने वाली एक असामान्य परिघटना है, क्योंकि सामान्य परिघटना यह है
आप सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच में दो प्रकार की हवाएं चलती हैं, एक उत्तरी व्यापारिक पवन है और दूसरा दक्षिणी व्यापारिक पवन है। तो ये व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं साइड घूम जाती हैं, अपने फ्रेडल का नियम पढ़ा होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं साइड। तो अपने दाएं साइड जब ये घूम रही है तो इसका मतलब है कि यहां पर साउथ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ये यहां पर से अगर हवाएं ऐसे घूम रही हैं तो यहां के पानी को वो क्या करेंगी, इधर की ओर लेकर के आएंगी। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के तट के पास, प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के तट के पास हवाएं पानी को ठेल करके ला करके यहां पर पानी के स्तर में वृद्धि कर देंगी। ठीक है, समझिएगा, इस परिघटना को ध्यान से समझिएगा। तो यहां से हवाएं जब पानी के स्तर को उधर से ठकेल रही हैं तो यहां क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि जल हमेशा अपना तल ढूंढता है। तो जब ऊपर के सतह का पानी जिस पर की सनलाइट पड़ रहा है तो वो गर्म है, वो गर्म पानी यहां से ठेल करके इधर ला दिया गया, तो अब यहां पर गर्म पानी का बहुत बड़ा पुल बन गया, वार्म वाटर पुल। लेकिन यहां पर क्या हो गया, पानी की कमी। तो उस पानी को, चूंकि लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, यहां से नीचे से पानी क्या होगा, ऊपर की ओर निकलेगा, और नीचे से, समुद्र के नीचे से पानी ऊपर की ओर निकलेगा, उसको अपवेलिंग कहते हैं। तो समुद्र के नीचे ठंडा पानी है, क्योंकि उस पर सनलाइट तो पड़ नहीं रहा है, तो ठंडा पानी है। तो ऐसे में ठंडा पानी नीचे से ऊपर निकलेगा, तो यहां पर ठंडा पानी अधिक होगा, और यहां ठंडा पानी अधिक होता है, तो ठंडा पानी अधिक होगा तो यहां पर फिर वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि पानी ठंडा है, तो यहां पर बरसात नहीं होती है। तो इसीलिए, लेकिन वह पानी यहां आता है और आज यहां आता है तो गर्म हो जाता है, तो यहां पर लेकिन वाष्पीकरण होती है और बरसात होता है। तो भारत के रीजन में भी, ये यहां तक आकर के भारत में भी बरसात होती है। ठीक है, लेकिन यह परिघटना कभी कभी पलट जाती है। पलटने का कारण ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जब कभी अचानक से बहुत अधिक मात्रा में यहां से जल की इधर आपूर्ति हो जाती है। अब सोचिएगा, ऑस्ट्रेलिया के तट पे बहुत अधिक मात्रा में जल आ गया, और एक ऐसा जल है गर्म जल। तो अब क्या होता है, चूंकि जल का स्तर ऐसा हो जाता है, तो अब जल यहां पर चूंकि इतना बढ़ चुका है, यहां पर जल कम है, तो जल इधर से इधर क्या होता है, गिरना भी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में यहां से यहां पर जल का प्रवाह होने लगता है, और जब ये अधिशेष जल यहां से इधर आने लगता है तो ये जल गर्म है, और यह गर्म जल जब साउथ अमेरिका के तट पर पहुंचता है तो यहां के ठंडे जल के ऊपर गर्म जल इकट्ठा हो जाता है। तो अब नीचे से ठंडा पानी निकलना कम हो जाता है, तो अब यहां पर गर्मी का माहौल बन जाता है और फिर वाष्पीकरण होने लगता है। तो यह परिघटना बदलने लगती है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो माहौल है फिर ये चेंज हो जाता है और ऐसी स्थिति बन जाती है, तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी परिघटना नहीं मानी जाती। क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझते हैं आपके लिए। पहला स्टेटमेंट, अल्नीनो एक जलवायु स्वरूप है जो पश्चिमी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि पश्चिमी प्रशांत महासागर मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास जल गर्म हो रहा, तो ये अल्नीनो है या फिर सामान्य मौसम है। अल्नीनो में पश्चिमी तट के पास नहीं बल्कि पूर्वी तट के पास, पूर्वी तट मतलब प्रशांत महासागर का पूर्वी तट मतलब साउथ अमेरिका के पास, वहां पर जल गर्म होने लगता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। अल्नीनो एक नियमित चक्र नहीं है, ये तो सही है। पूर्वानुमानित भी नहीं है, बिल्कुल, और 2 से 7 साल के अंतराल पर आता है, ये स्टेटमेंट सही है। आमतौर पर भारत में क्या करता है, वर्षा को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वर्षा को घटाने के लिए। तो कौन सा गलत है, तो दूसरा तो सही है, तो इसका मतलब पहला है और तीसरा गलत है। चीजें क्लियर हो रही है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपका नॉलेज हम टेस्ट कर रहे हैं भाई कि आप लोगों ने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को कितना पढ़ा है, जो वैश्विक वन सिस्टम है उसको कितना जानते हैं। आइए देखते हैं। पहला, इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और उड़ीसा में पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, आप लोग खुद से सोचते रहिएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। साल और सागौन ये पर्णपाती वनों के प्रमुख उदाहरण है। तीसरा, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तीसरा, शुष्क ग्रीष्म काल, इसमें वृक्ष लगभग 3 से 4 माह तक अपने पत्ते गिराते हैं। नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है? आप लोगों ने इसका सही और गलत का अंदाजा लगा लिया होगा। तो आइए देखते हैं आप लोग कितने सही थे, कितने गलत थे। अब देखिए, बेसिकली पहले तो ये देख लेते हैं, एक मैप है कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं। देखिए, ये जो रीजन है ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट का लाइन है, ठीक है। इस पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में यहां से लेके ये पूरा रीजन जो कि आपको दिख रहा है, ये क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो क्षेत्र आप लोगों ने देख लिया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का कहां है, ठीक है। ये पर्वतीय वन है, पर्वतीय वन यहां पर पाया जाता है, ठीक है। यहां देखिए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में यहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, ठीक है। ये पर्वतीय वन हो गया। और ये क्या है? ये कैसे हो गए? ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हो गए, कांटेदार वन। अब कांटेदार वन आप लोग सभी देखिए इसको ध्यान से कि भारत में भी जो मध्य भारत है, साउथ सेंट्रल साउथ एशिया का साउथ इंडिया का जो मध्य क्षेत्र है वहां पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। मतलब 3 क्षेत्रों में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन क्षेत्रों में भी कांटेदार वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि पश्चिमी घाट यहां से जो मानसून आता है उसको क्या करता है? रोक देता है। तो रोक देता है तो इधर मानसूनी वर्षा हो नहीं पाती है, तो मानसूनी वर्षा नहीं होती है तो यहाँ शुष्कता आ जाती है, तो फिर कांटेदार वन पाए जाते हैं। लेकिन इन अधिकांश क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय कैसे वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन पाए। क्षेत्र आपने देख लिया, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे फिर से आए। तो इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान सही है, और उड़ीसा में पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, सही है। साल और सागौन पर्णपाती वनों के प्रमुख उदाहरण है। चलिए, अभी तक मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है तो आपको शायद नहीं पता हो, आगे बढ़ते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो सामान्य वर्षा होती है वो 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा भारत के 2 क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है यहां पर जो कि थार मरुस्थल का क्षेत्र है, थार मरुस्थल, और दूसरा क्षेत्र है यह जो कि शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। मतलब जो लेह लद्दाख का रीजन है यहां पर भी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, और दूसरा जो थार मरुस्थल वाला राजस्थान वाला क्षेत्र है यहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अगर कहीं पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने लगी तो वहां पर बेसिकली मरुस्थल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहां पर मरुस्थल तो ये है नहीं, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब कह रहा है कि शुष्क ग्रीष्म काल में, ठीक है, वृक्ष लगभग 3 से 4 माह तक अपने पत्ते गिरा देते हैं। पत्ते गिराते हैं लेकिन 3 से 4 माह तक, एक बड़ा लंबा टाइम फ्रेम इसने बता दिया। 12 महीने में से 4 महीने तक पत्ते गायब रहे, तो ये ज्यादा टाइम फ्रेम नहीं हो गया? चलो, नहीं पता है आपको, फिर देखते हैं। पहला तो सही है, मतलब पहला निश्चित रूप से होगा। तो कौन सा कट रहा है? ये कट रहा है। सेकंड, चलो सेकंड मुझे नहीं पता। थर्ड गलत हो रहा है, तो थर्ड गलत हो रहा है तो ये कट गया, ठीक है। अब आ गया 1 2 4 और 1 और 2। अब आइए इसको जान लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से,
कि पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सी होती है? साल और सागौन। अन्य भी कुछ वृक्ष होते हैं जिसमें कि तेंदू, चिरौंजी, कैर, सागवान और शीशम। तो इन वृक्षों को याद कर लीजिए कि ये वृक्ष मुख्य रूप से कैसे वनों में पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, जो मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनके साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान और उड़ीसा, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच, मतलब 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा का रेंज रहता है। जो यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, कैसे? एक होता है आर्द्र पर्णपाती, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और दूसरा होता है शुष्क पर्णपाती, यहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब आप लोग खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्द्र पर्णपाती भारत में कहां होगा और शुष्क पर्णपाती भारत में कहां होगा। ठीक है, अगला है कि भारत में चूंकि सागौन इस वन की सर्वाधिक प्रमुख प्रजाति है, तो सागौन को आप लोग याद कर लीजिए कि सागौन के पेड़ सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, ये किस क्षेत्र में पाए जा सकते हैं, ये अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, चीजें एक्सप्लेन हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है रबर उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग खुद से देखते रहिएगा, इलिमिनेशन भी लगाइएगा, कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, रबर बोर्ड का गठन रबर अधिनियम 1947 इसके तहत किया गया था। दूसरा, यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तीसरा, बोर्ड का प्रधान कार्यालय बंगलुरु में स्थित है। चौथा, रबर के पौधे की वृद्धि के लिए लैटेराइट और लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। पांचवा, भारत में पहला रबर बागान वर्ष 1897 में केरल में स्थापित किया गया। अब कह रहा है ऊपर दिए कदम में से कौन सा सही है। इस प्रश्न को बेसिकली नॉलेज से ज्यादा इलिमिनेशन की जरूरत है। आपको कितना इलिमिनेशन टेक्निक आता है, ये प्रश्न उससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखते हैं, चलिए पहला तो कि यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, हमने आप लोगों को बार बार बताया कि जिस स्टेटमेंट में मंत्रालय की चर्चा होती है वहां पर उसके गलत होने की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है। तो पहला तो कि इसमें क्या है, दो फैक्ट है। पहला एक मंत्रालय है और दूसरा यह संवैधानिक निकाय। अगर किसी बच्चे ने ध्यान से नहीं पढ़ा और इस संवैधानिक निकाय पर फोकस नहीं किया तो मिस कर जाएगा। भाई रबर उद्योग, क्या रबर उद्योग के बारे में, रबर बोर्ड के बारे में संविधान में कहीं चर्चा की गई है? नहीं की गई है, तो संवैधानिक निकाय तो बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा, प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है। मैंने आप लोगों से कहा है कि बार बार बताया है कि जब कोई किसी स्पेशल क्षेत्र के बारे में इंडिकेट कर दिया जाए, किसी शहर के बारे में इंडिकेट कर दिया जाए, किसी व्यक्ति के बारे में इंडिकेट कर दिया जाए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ये काफी स्पेशल फैक्ट हो जाता है और ऐसे फैक्ट के गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ये क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, यह एक फैक्ट हो सकता है। तीसरा कि मैंने बार बार कहा है कि अगर यूपीएससी मैक्सिमम केस में, हमेशा नहीं कहूंगा लेकिन मैक्सिमम केस में जब कोई ईस्वी या वर्ष के बारे में इंडिकेट करता है तो वह भी गलत इंडिकेट करा रहा होता है। तो यहां क्या लिखा है कि भारत में पहला रबर बागान वर्ष 1897 में केरल में स्थापित। तो अगर इस वर्ष को हम गलत माने तो ये भी गलत है। तो अब देखते हैं, पहला कि दूसरा गलत है, तो दूसरा कहां है, ये है, दोनों जगह से दो गलत। फिर क्या है, पांचवा गलत है, तो पांचवा गलत है तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि केवल एक और चार सही है। इसका मतलब कि तीसरा भी गलत है। तो तीसरा भी हम लोगों ने देख लिया था कि एक शहर का नाम है और नाम जैसे दिया जाता है उसके गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, तो यह भी गलत है। आइए अब इसको देख लेते हैं। बेसिकली देखिए, रबर के या रबर का पेड़ है, यहां पर एक कटोरा टाइप का लगा दिया गया है और रबर के पेड़ों को ऐसे पतला सा काटा गया है, दिख रहा है आपको, एक पतली धारी लगाई गई है और यह पतला कट ऐसे डिजाइंड होता है कि यह यहां से धीरे धीरे पतले कट से रबर के वृक्षों से जो उसका रबर है, जो उसका रस है, वो निकल करके धीरे धीरे आकर के और इस कटोरे में जमा हो जाए, तो ऐसे रबर निकाला जाता है। अब इसको जान लेते हैं कि रबर बोर्ड का गठन बेसिकली रबर अधिनियम 1947, मतलब जिस साल भारत आजाद हुआ था उसी साल भारत में रबर बोर्ड का गठन भी किया गया था। ठीक है, एक्ट के माध्यम से। और रबर बोर्ड देश में रबर उद्योग के समग्र विकास के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है।
अब चूंकि आप खुद से भी काट सकते थे, जब पहले से ही प्रश्न में लिखा गया था कि इस एक्ट के माध्यम से इसका गठन होता है, तो एक्ट के माध्यम से जब गठन हुआ तो इसका मतलब कि संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि संवैधानिक निकाय की स्थापना एक्ट से नहीं होती है, संविधान से होती है। तो ये भी आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यह संविधिक निकाय है। इसका प्रधान कार्यालय केरल राज्य के कोट्टायम में स्थित है। रबर बोर्ड का कार्यालय कहाँ है? कोट्टायम में स्थित है। और चूंकि यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी हाल ही में केरल में जो रबर उत्पादक किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो जब वो आंदोलन कर रहे हैं तो वहां से चूंकि प्रश्न बनने की संभावना है, तो ध्यान जरूर दे लीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि भारत में पहला रबर बागान 1895 में केरल की पहाड़ी ढलानों पर स्थापित किया गया था। 1895 में, मतलब अंग्रेजों ने किया था। कम से कम 100 वर्षा वाले दिन इसके लिए जरूरी है, क्योंकि केरल जो रबर के पेड़ होते हैं, बेसिकली ये रबर के पेड़ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर होते हैं, जहां वर्षा खूब होती है, लगभग वर्ष भर वर्षा होती है। तो उन ढलानों पर, और केरल के इन जो रबर के पेड़ हैं, इनको कैसी वर्षा चाहिए? लगभग 100 दिन तक वर्षा चाहिए। तो 100 दिन तक वर्षा, साथ ही जो टेम्परेचर होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, लगभग 20 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं कि आप इसको याद ही करें, सोच भी सकते हैं कि जो रबर के पेड़ हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास उसके ढलानों पर उगते हैं, तो पश्चिमी घाट पर तो वर्ष भर वर्षा होती है। क्योंकि वह विषुवत रेखा के बहुत नजदीक है, तो वहां का टेम्परेचर भी बहुत अधिक होता है। तो रबर के पेड़ों के लिए वर्षा भी बहुत अधिक चाहिए और टेम्परेचर भी अधिक चाहिए। तो वो बातें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, चाहे वो ब्राजील हो या फिर अफ्रीका हो या फिर इंडिया या फिर साउथ अमेरिका, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में मुख्य रूप से रबर की खेती होती है। तो भारत का भी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहीं पर मुख्य रूप से रबर की खेती होती है। मतलब कि भारत में कर्क रेखा के उत्तर में रबर की खेती सामान्य रूप से नहीं की जाती। चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानेसर एंटी टेरर 2022। भाई ये है क्या? क्योंकि यह एंटी टेरर एक्सरसाइज हुआ है तो प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसने मानेसर में बहुराष्ट्रीय मानेसर एंटी टेरर 2022 की मेजबानी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, यह ब्रिक्स की रूपरेखा के अंतर्गत है। तीसरा, यह अभ्यास भाग लेने वाले सदस्य देशों को अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको कुछ भी गलत नहीं लग रहा होगा, नहीं लगा होगा। सेकेंड स्टेटमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है ब्रिक्स का। मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि फैक्ट पकड़िए, जहां फैक्ट होता है वहीं पर गलत होने की संभावना होती है, और वैसे में भी जहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाए वहां पर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया है, इसके गलत होने की संभावना अधिक है। तो दो अगर गलत हो रहा है तो यह गलत हो रहा है, यह गलत हो रहा है। अब ऑप्शन आया केवल एक और केवल एक और तीन। 3 नंबर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको लगा था कि तो जनरल स्टेटमेंट, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो उसमें आपस में अनुभव साझा किए जाते हैं। तो 3 तो सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब आइए भाई जान लेते हैं है क्या। बेसिकली ये देखिए, ये जो एससीओ के मेंबर कंट्री हैं, ये सभी एससीओ के देशों का, यहाँ पर जितने एससीओ के देश है सबका झंडा लगा हुआ है। ये एससीओ के रिप्रेजेंटेटिव है। तो एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत यह एक्सरसाइज कराया गया है। तो इसका मतलब कि ब्रिक्स के अंतर्गत यह एक्सरसाइज नहीं है। ये किसके अंतर्गत है? एससीओ के अंतर्गत है। एससीओ के अंतर्गत आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा एससीओ को, तो वहां पर एक संस्था है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट। ये टेररिस्टों से लड़ने के लिए एससीओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रीजन में, इस क्षेत्र में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य करता है। तो इसी रैट्स के अंतर्गत यह एक्सरसाइज आयोजित किया जाता है। भारत में जो नेशनल सुरक्षा गार्ड है, एनएसजी है, यह बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि भारत की बहुत क्वालिफाइड गार्ड है वो, तो उन्हीं को इसमें भेजा जाता है। और ये चूंकि भारत में यही आतंकवादियों से लड़ने के लिए, टेरर से लड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ट्रेंड किए गए हैं, तो इसीलिए, और चूंकि यह टेरर से जुड़ा हुआ एक्सरसाइज है, तो इसमें ये एनएसजी पार्टिसिपेट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आज से। और बाकी का सभी कुछ, यह प्रत्येक वर्ष होता है, आतंकवाद विरोधी है। 2022 में भारत में हुआ है, भारत के मनेसर में, मनेसर आप सभी जानते हैं हरियाणा में है।
और बाकी सभी चीजें कि आपस में एक दूसरे को अपने अनुभव को साझा किया जाता है, अपने गुणवत्ता को इंप्रूव किया जाता है, ये सब चीजें हैं। तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते थे सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक लगा करके। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवाल विरंजन के बारे में। अब चूंकि ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है, देखते हैं कि आप लोगों का एनवायरमेंट इकोलॉजी का नॉलेज कितना ज्यादा है, ये देख लेते हैं। देखिए, पहला है कि सूरज की रोशनी का अत्यधिक संपर्क जब तापमान अधिक होता है तो उच्च सौर विकिरण उथले पानी के कोरल में विरंजन में योगदान है। सिंपली पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर बहुत अधिक सूर्य प्रकाश कोरल पर पड़ता है तो कोरल का विरंजन हो जाता है, प्रवाल का विरंजन हो जाता है। सेकेंड, इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री प्रदूषण को माना जाता है। तीसरा, पहली बार प्रवाल विरंजन की पहचान अटलांटिक महासागर में की गई। ठीक है, तीसरा। चौथा, पानी में अमोनिया और नाइट्रेट की मात्रा में वृद्धि यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया को बढ़ाती है और यह प्रवाल विरंजन का कारण बनती है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सही और गलत पे ध्यान देना है कि ये गलत पूछा गया है। अब प्रवाल विरंजन के बारे में आप कितना जानते हैं, इससे इस प्रश्न को सही किया जा सकता था, लेकिन उससे भी अधिक आपको इलिमिनेशन अगर आता है तो भी यह प्रश्न सही किया जा सकता है। कैसे? यहां पर देखिए एक हार्डकोर फैक्ट दिया है, पहली बार। जैसे ही कोई भी स्टेटमेंट पहली बार, अंतिम बार, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे स्टेटमेंट होते हैं तो वो गलत होने के लिए बहुत अधिक संभावित होते हैं। तो कहा जा रहा है कि पहली बार इसको कहां देखा गया था? अटलांटिक महासागर में देखा गया था। तो पहली बार वाला जैसे स्टेटमेंट आया वो गलत होने के लिए संभावित है, तो इसका मतलब कि तीसरा गलत होने के लिए संभावित है। तो इसमें तीसरा नहीं है, कोई भी नहीं, यह भी नहीं। इसका मतलब कि या तो 2 3 4 होगा या केवल 3 होगा। तो आप 50% पे आ गए। अब आइए जान लेते हैं बेसिकली। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा हेल्दी कोरल। हेल्दी कोरल में आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे यहां पर कोरल है और इस कोरल के ऊपर जुजेंथ्रिया एक जीव है जो इसके ऊपर चिपका रहता है। बेसिकली ये हरे रंग का एक जीव है और ये क्या काम करता है? जो कोरल होता है वो जुजेंथ्रिया के लिए आवास का कार्य करता है, उस पर जुजेंथ्रिया बैठता है और जुजेंथ्रिया चूंकि वो हरे रंग का जानवर है, हरे रंग का जीव है, वो क्या करता है? वो बाहर से जो सनलाइट होता है उसको ऑब्जर्व करता है और उससे सनलाइट से खाना बना करके और कोरल को फूड सप्लाई करता है। तो दोनों एक दूसरे से सहजीवी संबंध में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी परिघटना हो जिसमें कि बहुत अधिक सनलाइट पड़ जाए या फिर पानी में प्रदूषण का स्तर में वृद्धि हो जाए, तो ऐसे में जो जुजेंथ्रिया जो कोरल होता है उसको लगता है कि अब उसके पास जो खाना है वह कोरल और पॉलिप्स में एक दूसरे में खाना की कमी पड़ने लगी, तो ये दोनों एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं कि नहीं मेरे पास उतना भोजन है नहीं, तो तुम अपना कहीं और रास्ता देखो। तो जुजेंथ्रिया कहीं अलग हटने लगता है। तो यहां देखिए जुजेंथ्रिया अलग हट रहा है। तो ये जुजेंथ्रिया जब अलग हटता है तो इससे क्या होता है कि जुजेंथ्रिया को अब चूंकि आवास नहीं मिलता है तो मरने लगता है। तो मर करके इस पर चिपक जाता है और ये एकदम काला काला हो जाता है। तो ये मर के चिपक गया तो ये डिड कोरल, फिर कोरल भी मर गया। क्योंकि कोरल को खाना नहीं मिला तो कोरल मर गया। यहां पर मरने की स्थिति में है, यहां पर स्वस्थ है। स्वस्थ है तो देखिए पूरा लाल पीला हरा। और जब डेड होने लगे तो ये व्हाइट होने लगता है। व्हाइट क्यों होने लगता है? क्योंकि इसके ऊपर जो हरा जुजेंथ्रिया है वो हट जाता है तो ये व्हाइट हो जाता है और जब मर गया तो देखिए पीला जैसा हो गया सूख करके। ठीक है, तो यहां आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि आपका सूरज की रोशनी के अत्यधिक संपर्क से जब तापमान अधिक होता है तो भी कोरल विरंजन होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग और समुद्री प्रदूषण, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है, तो इसका मतलब कि यह तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? केवल 3। आइए अब जान लेते हैं। बेसिकली प्रवाल क्या होता है कि ये कुछ एक समान जीव होते हैं जो कि आपस में इकट्ठे रहते हैं। इन सभी इकट्ठे हुए जीवों को पॉलिप्स कहा जाता है। ठीक है, और इन पॉलिप्स के ऊपर
एक शैवाल आकर के चिपक जाता है, उस शैवाल का नाम है जूजेंथलिया। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिल करके कोरल और शैवाल समुद्र में कोरल रीफ बनाते हैं, और कोरल रीफ को क्या कहा जाता है? समुद्रों का वर्षावन। ये पूछा गया है, यूपीएससी ने सीधे स्टेटमेंट पूछा है कि समुद्र का वर्षावन किसे कहा जाता है? तो कोरल रीफ को कहा। प्रवाल विरंजन क्या होता है? जब प्रवाल में तापमान हो, प्रकाश हो या पोषक तत्वों की कमी हो, तो इन सब के कारण प्रवाल और जूजेंथलिया आपस में एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, यही प्रवाल विरंजन है। और फिर वो पूरे तरीके से सफेद हो जाता है, इसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। पहली बार इसको 2014 में देखा गया था। कहां देखा गया था? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के आसपास ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि पूर्ण रूप से कोरल से बना हुआ है, तो वहीं पर पहली बार प्रवाल विरंजन की परिघटना को देखा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये वही है कि सूरज की रोशनी अगर अत्यधिक हो जाए, मतलब अत्यधिक निम्न ज्वार आ जाए या अत्यधिक सौर विकिरण हो जाए। अत्यधिक निम्न ज्वार का मतलब कि पानी अचानक से नीचे अगर उतर जाए, तो जो ऊपर जूजेंथलिया है समुद्र के तट से, वो क्या हो जाता है? वहां पानी हट गया, तो अब उस पर सूरज का प्रकाश सीधे डायरेक्ट पड़ने लगता है, तो भी वो नष्ट होने लगता है। तो ये सब चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2020 का, और ये प्रश्न इतना आसान था, बेसिकली सबके लिए नहीं, जिनको एलिमिनेशन टेक्निक आता है। देखिए, इसको बताते हैं कैसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब मैं ये मान के चलता हूं कि यूपीएससी का एक प्रश्न है, आप लोगों को नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको सही करना है। आप कैसे सही करेंगे? देखिए, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। चलिए, मैंने माना आपको नहीं पता है। सेकंड, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। चलिए, ये भी नहीं पता। तीसरा, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। चौथा, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कोई बहुत अधिक की बात करने लगे तो गलत होने की संभावना हो जाती है। तो यहाँ चौथा नंबर स्टेटमेंट तो निश्चित रूप से गलत होगा। तो चौथा गलत होगा, तो 2 ऑप्शन गायब हो गए। ठीक है, अब बचा केवल 3 और केवल 1 और 2। अब देखिए, मैंने भी आप लोगों से बार बार कहा कि जब भी स्टेटमेंट में संभावना हो सकता है, सकना वाले जो स्टेटमेंट है, कैन, कुड में माइक वाले, वो मैक्सिमम सही होते हैं। यहाँ अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, तो सही है। और ये कह रहे हैं कि 40 वर्ष तक, मतलब डेटा दिया गया है, डेटा मैक्सिमम रूप से गलत होता है, ये भी मैंने बार बार कहा है। 40 वर्ष तक ही बच्चा पैदा कर सकता है हाथी, ये सेकंड। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया? हार्ड हो गया। तो 2 सही हो गया और 3 गलत हो गया। तो 3 और 4 गलत है, तो सही कौन सा है? 1 और 2। आसानी से निकल जाता। आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है, इलिमिनेशन को समझिए, इलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, आंसर आसानी से मिले। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज आप लोगों को ये सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताते रहे कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।